तो हमको पहले से लग रहा था कि अब ऐसा कोई ना कोई चीज़ लाई जाएगी। हम मरकज़ में बैठे हैं, सलीम साहब बैठे। ऐसा लग रहा था कि ये सरकार मुस्लिम समाज के प्रति कितनी घृणा का रवैया रखती है। बेकाऊ माल हर मंडी में मिला है। उनको जिस तरह से बुलडोजर से साफ किया गया, जलियांवाला बाग में राम भी मारा गया और सिंह भी मारा गया और मोहम्मद भी मारा गया, उसको ये बताने के लिए कि देखो हम ही इन लोगों को ये सबक सिखा सकते। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तो सुल्फे पीने वाला चंडू खाने के लिए भी झूठा आदमी है। जब कुछ लोगों का एजेंडा ही हिंसा फैलाना हो, नफरत फैलाना हो, सरकार और इन तत्वों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हम समझ रहे हैं। कौन आस्था माँ है, कौन बिना वास्ता माँ है। ये सबसे पहले तो हरियाणा के जो आम नागरिक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इनको राजनीति की चोट भी मारेंगे और सामाजिक चोट भी मारेंगे। आप सबको नमस्कार। अभी मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में जमात-ए-इस्लामी हिंद की जो संस्था है इसी में हम आए हैं और आज काफ़ी शिष्टाचार भेंट हमने की हैं, काफ़ी भाईचारे को रिस्टोर करने के लिए और जो देश भर में फैल रही हेट से लड़ने के लिए हमारे साथ और भी लोग आए हैं। चौधरी साहब भी आए हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर जी, इनसे बातचीत करते हैं। इंजीनियर साहब ये बताइए कि जिस तरह से नूह का जो इंसिडेंट हुआ, जैसे ही आपको पता लगा कि देखिए सरकार का किस तरह से वहाँ रवैया हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, फिर उसके बाद गुड़गांव में पंचायत भी ऑर्गेनाइज़ की गई, जमकर हेट स्पीच वहाँ पर दी गई और कहा गया कि देखिए नूह डिस्ट्रिक्ट को ही तो तोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द भी बोले गए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी काफ़ी हेट स्पीच दी गई। तो इस तरह का जो इंसिडेंट आपके सामने आए तो आपकी संस्था ने जैसे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? देखिए, ये जो नफ़रत का, घृणा का माहौल है, ये आज से नहीं है। पिछले 10 सालों से तकरीबन हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सरकार केंद्र में और कुछ राज्यों में है, तो नफ़रत का एजेंडा इन्होंने एक अपना एजेंडा बना लिया है और इनको ये लगता है कि अब नफ़रत के एजेंडे के अलावा कोई और एजेंडा इनको बचा नहीं सकता। और अब 2024 का इलेक्शन जल्दी आने वाला है, तो नूह में जो घटना हुई, हमको बहुत पहले से इसका अंदेशा था और ऐसी संभावना थी कि ज़रूर कोई न कोई ऐसी प्लानिंग चल रही होगी। और हरियाणा में जहाँ तक हम राजनीतिक रूप से देख रहे थे, तो इन सांप्रदायिक ताकतों की जो पकड़ है राजनीतिक तौर पर, ये कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं और हरियाणा के लोग नफ़रत और सांप्रदायिकता की राजनीति के ख़िलाफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको लगा कि शायद हरियाणा में इनके लिए जगह तंग होती जा रही है। तो हमको पहले से लग रहा था कि अब ऐसा कोई ना कोई चीज़ लाई जाएगी और नूह की घटना से वो बात सही साबित हुई। और लगता तो ये है कि ये नूह की घटना जो है एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा थी और नूह के माध्यम से ऐसा लग रहा है, हमको लग रहा था कि ये पूरे हरियाणा को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने इन ताकतों को सपोर्ट नहीं किया। ये ताकतें समझ रही थी कि दूसरे लोग भी इनका साथ देंगे, दूसरे समाज भी इनका साथ देंगे, लेकिन उनको निराशा हुई। और लेकिन सरकार का जो रवैया इस पूरे मामले में था, वो साफ़ तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये सरकार मुस्लिम समाज के प्रति कितनी घृणा का रवैया रखती है। यानी आप देखिए कि जिस तरह से ये घटना हुई, जुलूस निकला और वहाँ जो हिंसा हुई, उसके कई दिन पहले से बहुत भड़काऊ वीडियो चलाए जा रहे थे, शेयर किए जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को बाकायदा बताया था कि इस तरह की वीडियोज़ लाए जा रहे हैं और ऐसी भड़काऊ चीज़ें की जा रही हैं, आप इनको रोकिए। सरकार ने उनको नज़रअंदाज किया, रोका नहीं। इसके माने ये है कि सरकार जो है इस तरह की हिंसा को रोकने में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी, बल्कि वो ये समझती थी कि ये हिंसा उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो और फिर जब
इस हिंसा के बाद जिस तरह मुस्लिम समुदाय के जो घर और दुकानें और झोंपड़ियाँ उनको जिस तरह से बुलडोज़र से साफ़ किया गया, तकरीबन 750 ऐसी जायदादों को तोड़ा गया है, छोटी बड़ी। तो वो एक मैसेज देने के लिए, एक डराने के लिए, डर पैदा करने के लिए, और जो जिस समाज से वो वोट हासिल करना चाहते हैं मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाकर, उसको ये बताने के लिए कि देखो हम ही इन लोगों को ये सबक सिखा सकते हैं। तो ये बुलडोज़र की कार्रवाई एक नफ़रत भरी कार्रवाई थी, ये कानून के ख़िलाफ़ भी थी। ठीक है, अगर कोई ऐसे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको रोकने का, हटाने का एक तरीका होता है, और वो ऐसे हालात में नहीं किया जाता। जब हालात नॉर्मल हों तब कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके और वो सब किया जाता है। लेकिन अभी जो ये किया गया, ये पूरे तौर पर एक नफ़रत की कार्रवाई थी। हमने तो कहा कि ये बुलडोज़र जो था ये नफ़रत का बुलडोज़र था, और ये एक मैसेज देने के लिए, एक डर और भय का माहौल पूरे मुस्लिम समाज में फैलाने के लिए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है जो हमारी मौजूदा हरियाणा की सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपना रखा है। हम तो पहले भी ये कहते आए हैं कि अगर कहीं पे कोई छुटपुट घटना होती है, अगर वो बड़ी हो जाती है, इसके माने ये हैं कि सरकार जब चाहती है तभी ये घटनाएं बड़ी होती हैं, वरना तो उन घटनाओं को, छुटपुट घटनाओं को फ़ौरन रोका जा सकता है। और आज जिस तरह से यात्रा के कुछ लोगों को परमिशन दी गई है जलाभिषेक करने के लिए, वैसे तो सीएम साहब ने भी कल कहा था कि देखिए अपना आसपास जो मंदिर है वहीं पर आप जलाभिषेक कीजिए, बाहर के लोगों को नो में जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी। भारी पुलिस फोर्स के साथ नाकेबंदी भी की जा रही है, कुछ लोगों को ही जाने दिया गया है। इसमें सरकार और प्रशासन को अब दोबारा जो लास्ट सोमवार है सावन का, ये कुछ लोगों को ही जाने दिया जा रहा है जलाभिषेक करने के लिए। अब इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये यात्राएं और जलाभिषेक वगैरह ये हरियाणा में पहले बहुत शांति से हुआ करते थे, और मुस्लिम समुदाय भी उसमें साथ देता था और कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब कुछ लोगों का एजेंडा ही हिंसा फैलाना हो, नफ़रत फैलाना हो, तो इस तरह की जो यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं, जो पवित्र जो धार्मिक काम होते हैं, उनमें बेचारे सीधे साधे धार्मिक लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, और इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले तत्व उन लोगों का गलत इस्तेमाल एक तरह से करते हैं। तो अब पिछले कई दिनों से ये बात कही जा रही थी कि 28 अगस्त को इस तरह की यात्रा निकाली जाएगी, और इन ताकतों की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। प्रशासन भी अड़ा हुआ था कि हम परमिशन नहीं देंगे। ऐन वक्त पर उनको एक तरह से परमिशन दी गई और उनको ले जाकर ये कराया गया। सीएम साहब, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। महापंचायत हुई थी, वहाँ की युवाओं से मैं भी मिला, हमारे चौधरी साहब भी वहाँ पर गए थे, और काफ़ी किसान संगठन के लोग भी थे। लोगों के मन में हमने करुणा देखी। बोल रहे थे कि आती है गाड़ी पुलिस की और जो कुछ भी मिलता है ढूंसा जीप में और गाड़ी में ढूंसा और ले जाते हैं। पैसे तक ले रहे हैं वहाँ का पुलिस प्रशासन छोड़ने के लिए, पैसे दे देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं तो कोई भी केस लगाकर 302, 307 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहाँ पर खाप चौधरी ने स्टेज पर बाकायदा एसपी बिजानिया साहब को बोला भी कि देखिए आप जिस ओहदे पर बैठे हैं निष्पक्षता से कार्य करिए, पर वहाँ पर प्रशासन कुछ अलग ही तरह की कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो प्रशासन की अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो मैंने कहा कि वो बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी वो भी नफ़रत भरी कार्रवाई थी, सबक सिखाने के लिए, एक तरह से मैसेज देने के लिए। और उन नफ़रती जो तत्व हैं जो उनके लिए वोट हासिल करने का काम करते हैं, एक तरह से उनको खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई कि देखो हमने कुछ कार्रवाई की है इन लोगों के ख़िलाफ़। तो ये जो चीज़ है, तो ये सरकार का ये रवैया, ये जो मुकदमे दायर किए जा रहे हैं 302 और 307 में, बड़ी संख्या में 200 से ज़्यादा लोग अभी भी अरेस्टेड हैं, और वो ज़्यादातर एक ही समुदाय के लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में हिंसा फैलाई और जिन्होंने हिंसा को भड़काया, उकसाया, जिनके नाम भी पता हैं सरकार को, जिनके वीडियो आ रहे हैं, और ऐसे अपराधी तत्व जिनके पिछले मर्डर केसेस में और जुनैद और वो नासिर के केस में जिनके नाम आ रहे हैं, और
वो अपने बयान दे रहे हैं मीडिया में, उनके वीडियो आ रहे हैं, उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इससे साफ नज़र आता है कि सरकार की इन नफ़रती और समाज विरोधी, समाज में वैमनस्य और नफ़रत फैलाने वाले ये जो तत्व हैं, सरकार इनके साथ मिली हुई, बल्कि सरकार के प्रोटेक्शन के बिना इन तत्वों की ये हिम्मत नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन कानून के मुताबिक ऐसे तत्वों पे कार्रवाई करे, चाहे वो किसी समुदाय के हों, तो ज़्यादा दिन ये कार्रवाई नहीं चल सकती, ये ज़्यादा हरकतें नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें तभी होती हैं जब इन अपराधी तत्वों को ये भरोसा होता है कि सरकार हमारे साथ है, पॉलिटिशियंस हमारे साथ हैं, बल्कि सरकार को तो ये एक तरह से दबाव में लेते हैं कि हम ही इनको वोट दिलाते हैं। तो ये जब तक इन तत्वों का तालमेल जो सरकार और इन तत्वों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हम समझ रहे हैं, इसलिए इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। वरना तो सरकार को, प्रशासन को पूरा मालूम है कि कौन लोग हैं जो नफ़रत फैलाने वाले हैं। सरकार के पास तो इतने साधन हैं मौजूद कि जहाँ भी कोई छोटी मोटी हरकत होती है उनको पता रहता है। इतनी बड़ी चीज़ें तैयारी हो रही हो और सरकार को पता न हो, इसका मतलब ये है कि सरकार इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाह रही थी। कल की जो मीटिंग हुई, वो परसों की जो मेवात में महापंचायत हुई, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया, जो नेता वहाँ पर थे जिन्होंने बड़ी संख्या में समर्थन भी किया था, इन दंगों को और ज़्यादा सुलगने से बचा लिया था जाट समाज के लोगों ने, किसान नेताओं ने, खाफ चौधरियों ने। और महापंचायत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए, हिंदू भी दो तरह के हैं, एक नागपुरी हिंदू हैं और एक भारतीय हिंदू ही। राकेश टिकैत साहब ने खुद बोला है, और एक तरह से चिन्हित कर दिया कि यही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नफ़रत को अपने आगे रखकर किसी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। पर हम ट्रैक्टर यात्रा भी निकालेंगे, अगर उनकी यात्रा बड़ी संख्या में पहले की तरह निकलती थी। किसान और खाफ चौधरियों ने भी वहाँ पर कहा, एक बड़ा तबका नफ़रत के खिलाफ सलीम साहब उतर कर आ गया है। पूरे देश से नफ़रत मिटाने के लिए मौका है आपके पास। क्या करेंगे अगर ऐसे ही लोग आपके साथ समाज की और भी उठकर आ रहे हैं, उनको साथ लेने के लिए, नफ़रत को कुचलने के लिए कुछ सोचा आपने कि ऐसे दूसरे हिंदी प्रदेशों में किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हरियाणा के जो आम नागरिक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सांप्रदायिक और नफ़रती जो तत्व थे, इनके एजेंडा में उनका साथ नहीं दिया, तो वो बड़े बधाई के पात्र हैं। और कई समाजों ने, उनकी पंचायतों ने, ख़ास तौर से जाट समुदाय के लोगों ने जगह जगह पंचायतें करके और एक सद्भाव का, एकजुटता का मैसेज दिया। और नफ़रती जो ये टोले हैं और नफ़रती ये जो संगठन हैं, इनको एक क्लियर मैसेज गया है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी और ज़्यादा ज़रूरत है हरियाणा प्रदेश में कि सभी समाज के लोग एक साथ आएँ और इन समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी और नफ़रत फैलाने वाले और समाज को आपस में बांटने वाले ये जो तत्व हैं, इनके ख़िलाफ़ सभी धर्म के लोगों को और सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर ये मैसेज देना चाहिए कि हरियाणा को हम नफ़रत की रास्ते पर नहीं जाने देंगे। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का समाज अब इसके लिए तैयार है और ज़्यादा कोशिश की जाए तो हम समझते हैं कि सांप्रदायिक जो तत्व हैं, ये ताकतें हैं, इनको राजनीतिक तौर पर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम साहब को सुन रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जमात इस्लामी के। अब चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। राजेश धनखड़ साहब से अभी मैं बात करता हूँ। आज यहाँ पर आई संस्था में धनखड़ साहब, क्या बातचीत हुई आपसे सलीम साहब से, और किस तरह से जो माहौल भाईचारे को ख़त्म करने के लिए कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, हर कोशिश की जा रही है, उसके साथ ही राजनीति भी चमकाने की पूरी कोशिश हो रही है। धरातल के मुद्दे हैं वो दब जाए, सिर्फ धर्म के ऊपर आम जनता आपस में फाइट करती रहे। आपने एक बड़ी मुहिम शुरू की थी जब 31 तारीख को ये दंगे हुए थे, और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है। महापंचायत में भी आपने कई चीज़ों को सरेआम खुल के सामने जो आ रही है वो भी देखी हैं। और अब आगे आपका क्या एजेंडा रहेगा, किन को साथ लेकर आप इस पूरे देश को और इस प्रदेश को आगे नफ़रत की आग में ये न जले, इसके लिए कोशिश करेंगे? मैं आपके दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूँ। इस देश में नफ़रत नागपुरिया जो पिस्सू हैं, जो इनकी पैसे की बुलबुल हैं, आरएसएस बीजेपी के इनकी जड़ है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। हम मरकज़ में बैठे हैं, सलीम साहब बैठे हैं, ये 1200 स्कूल और 400 हॉस्पिटल चला रहे हैं। और इसके बाद आपको गुरुद्वारे में ले चलूँगा।
कितने स्कूल और कितने हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्रिश्चियनों के उसमें ले चलूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर ये नफरती जो नारंगी पिस्सू हैं, जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के हैं, इन अपने समाज के कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए, कितने लोगों के लिए स्कूल कॉलेज बनाए हैं। ये लोगों को इस बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है कि देश में कोई पढ़ा लिखा ना हो, थोड़े से सवाल ना करे, लोग इतने कमज़ोर हों, इतने दिमाग से पैदल हो जाएं कि उनको सिर्फ धर्म की अफीम चटाई जाए। ऐसे लोग मुसलमानों में भी हैं जो नारंगी पिस्सू हैं। बेकाऊ माल हर मंडी में मिला है, सब धर्मों में, सब बिरादरियों में है। बार बार मेवात का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, ये मुसलमान है और मुसलमानों के बड़ी संस्था में बैठे। क्या 2016 में जब 37 लड़के हमारे मरवाए गए वो मुसलमान थे? क्या 750 किसानों ने जो कुर्बानियाँ ली इस नरबख्शियों ने, क्या वो मुसलमान थे? क्या जो 44 जवान पुलवामा मरवा दिए, क्या मुसलमान थे? 21 जवान जो चाइना बॉर्डर मरे वो मुसलमान थे? 4 किसानों पर जो गाड़ियां चढ़ाई गई इनके गृह राज्य मंत्री ने, क्या मुसलमान थे? ये तो बोलते हैं जो जाट आंदोलन कर रहे थे वो तो न तो असली जाट थे, पहलवान आंदोलन कर रहे थे वो कांग्रेस वाले पहलवान बता रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे वो असली किसान नहीं थे, असली किसान तो खेत में काम कर रहे थे। तो आपको कहाँ गिने हम वो लोग हैं जो इस भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का और कमेरे लोगों का है। उसमें जाट भी है, गुजर भी है, यादव भी है, ब्राह्मण भी है। 36 बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने बिरादरियों में ना बटके और इस देश में देश आज़ाद कराने की मुहिम में अपनी कुर्बानियाँ दी। और जिस दिन जनरल डायर को मारा उधम सिंह ने, जब वहाँ पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसका नाम पूछा गया तो उधम सिंह ने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम राम सिंह मोहम्मद है। जब वहाँ की जो इंटेलिजेंट और पुलिस थी उसने पूछा कि आपके पासपोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट में उधम सिंह हो, आप तो राम सिंह मोहम्मद बता रहे हो। बोले हाँ, मैं उधम सिंह बन के इंग्लैंड आया था, परंतु आज मेरा मकसद राम सिंह मोहम्मद बन गया, मैं पूरा हो गया। जलियांवाले बाग में राम भी मारा गया और सिंह भी मारा गया और मोहम्मद भी मारा गया, इसलिए मेरा नाम आज राम सिंह मोहम्मद है। आज उधम सिंह के पद चिन्हों पर चल के इस देश में राम सिंह मोहम्मद बनने की ज़रूरत है। जाट, ब्राह्मण, हीर, गुज्जर, मुस्लिम, ईसाई बनने की ज़रूरत नहीं है। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग दिल्ली की कुर्सी बैठे हैं। क्या मुख्यमंत्री, ऐसे तो किसी औरत की भी बात रह जाए थोड़ी बहुत, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तो सुल्फे पीने वाला चंडू खाने के लिए भी झूठा आदमी है। मुख्यमंत्री अपील कर रहा है कोई यात्रा नहीं लगड़ेगी, 50 लोगों को बस में बैठा के ले जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की बात है? इसकी जगह 24 घंटे हमारे को दे कुर्सी, हरियाणा में पत्ता भी हिल जाए। आप मेवात में महापंचायत की है, आस्था माँ ने आपको बोला है कि ये तो जयचंद है, इनका देख लेना। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, किसान जिन्होंने जो पंचायत की है ना, ये कांग्रेस वाले हैं, इनकी विचारधारा तो वही है जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, बाकी लोगों को आपके अगेंस्ट यूनाइट कर रहे हैं। जयचंद बोला आपको। देखो, कौन आस्था माँ है, कौन बिना वास्ता माँ है। माँ बनने के लिए तो पहले शादी करानी पड़े, बच्चे पैदा करने पड़े। जिस तरह से ये फर्जी माँ बनी अंडे हैं, ऐसे ही खचरे इस सरकारों में बैठे हैं जो ना बच्चे पैदा करने के लायक, ना इनके कुछ वंश चलता, ना इनके आगे पीछे कुछ होता। इस देश में नफरत के दम पे गुजरात के दंगे करा के ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा था। 2019 में हरियाणा में 37 जाटों को मरवा के 35 एक का नगारा लगा के हरियाणा में राजनीति करी थी। उसी तरीके से आज और हिंदू और मुसलमान, क्यों नहीं विकास पे बात करता नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर बताता हरियाणा में 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई? क्यों नहीं बताता कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने पावर प्लांट लगाए? इस देश में लोग सरकारी हॉस्पिटल से पर्ची जेब में लेके निकलते हैं दवाई के लिए, शिक्षा के लिए बच्चे ठोकर खा रहे हैं, 5 किलो दाने देने का काम करते हैं। कोई शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की बात करने वाला नहीं।
ये बीजेपी वाले वो लोग हैं, इनके आगे पीछे कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, 72 गुजर मरवा दिए राजस्थान में, बीजेपी की सरकार थी, वो मोमडन थे। मराठा मरवा दिए, पटेल मरवा दिए, जाट मरवा दिए, गुजर मरवा दिए, कहीं मुसलमान मरवा दिए, कई किसानों पे गाड़ियां चढ़वा दी, कहीं क्रिश्चियनों की बहन बेटियां नंगी घुमा दी गई। और मैं पूछना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये दिल्ली में बैठा शासक सारंगीला का बाप, उससे भी खतरनाक, क्या इसके राज में बेटियों को गाड़ा घुमा के गुप्तंगों में हाथ डाला जाएगा? अगर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है तो बेलडोजर वहां क्यों नहीं चलाया मणिपुर में? कारगिल के सैनिक की औरत को उसके सामने नंगी करके इज्जत लूट ली गई, उसने मीडिया के सामने रोना पड़ा। वहां बिल्डोजर नहीं बनते क्या मणिपुर में? ये तो राष्ट्रवादी है बहुत बड़ा। ये तो स्वीकार तो किया ना, अमित शाह ने खुद बोला है संसद भवन में, ठीक है वहाँ तो चीज़ें ऐसी हैं, वहाँ तो मिलिटेंसी है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है ये चीज़ें, पर स्वीकार किया जो हो जाती हैं ये चीज़ें, तो बोल रहा है। नहीं, उस सैनिक को कहाँ न्याय मिला? उस सैनिक को न्याय कहाँ मिला? ये सारा का सारा, ये तो सैनिकों का बहुत बड़ा दिवाली मना रहा है, सैनिकों के साथ जाके बर्फी खा रहा है। फोटो शूट कराने वाला प्राइम मिनिस्टर है, ये काम करने वाला नहीं। फोटो तरवाने के लिए चला जाएगा आर्मी के बीच में। वो आर्मी का जवान नहीं था जिसकी औरत को नंगा करके घुमा दिया, उस नंगा करने वालों को अरेस्ट कर लिया। इनका एजेंडा आपको पता चल गया है, आपने बहुत कोशिश भी की है शुरुआत से। अब आगे से माहौल न बिगड़े, आगे से ये कुछ तथाकथित लोग हैं, ये बीजेपी के एजेंडे को चलाते हुए भाईचारे को न तोड़े, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? और यहाँ आज जमात इस्लाम हिंद की संस्था में आए हैं, वसीम साहब से आपने बात की थी, क्या रोड मैप क्या रहेगा आगे? क्या हमारा संस्था में आने का सिर्फ ये मकसद था कि जो इस्लामिक संस्था है वो कितने स्कूल और कितने हॉस्पिटल चला रही है, और गुरुद्वारे में भी जाके पूछेंगे, क्रिश्चियनों से भी पूछेंगे, और फिर जो ये निकरधारी जो पिस्सू हैं इनसे पूछें तुमने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। और अगले आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा संगठन तैयार करेंगे जो जाट ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम ना करके ये देश में क्रांतिकारियों का संगठन हो, और जो ऐसी ताकतें हैं देश विरोधी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इनको राजनीति की चोट भी मारेंगे और सामाजिक चोट भी मारेंगे, और इनको रात को भागना भी पड़ेगा। हम तो धन्यवाद करते हैं कांग्रेस का, जो 3 लोग गांधी दिए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों लोगों की हत्याएं हुई, और ये गुजरातियों ने 3 मोदी दिए, सुशील मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, जो देश लूटने में माहिर हैं। ये फर्क है इस हिंदुस्तान के अंदर। राजेश धनखड़ साहब को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने विचार रखे। वसीम साहब को भी आपने सुना था। एक कहावत है, वो मैं आपको बताकर अपनी बात को विराम दूंगा अभी, कि सारी उम्र सुखी रहा रावण, आज दशहरा मैदान में जल रहा है। सारी उम्र सुखी रहा रावण, आज दशहरा मैदान में जल रहा है। सारी उम्र दुखी रहे राम, आज मंदिर में पूजे जा रहे हैं। धर्म और अधर्म का रास्ता आपको अपने कर्म को देखकर चुनना है। अगर अधर्म का रास्ता अपनाओगे तो वक्त आपके लिए ज़रूर दशहरा मैदान चिन्हित करेगा। सोच आपकी है, नज़रिया आपका है, कर्म आपके हैं। अगर नफ़रत परोसोगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नमस्कार।